Good morning. Today we are going to revise the concepts of the RCC. What is RCC? Why we are studying it? And what are the various doubts you can ask in between the lecture. Okay. चलो, दिस इज व्हाट आरसीसी. आरसीसी मैंने आपको शुरुआत से बताया था. व्हाट इज आरसीसी? कोई बताएगा आरसीसी क्या होता है? आरसीसी इज अ कंपोजिट मिक्सचर ऑफ द कंक्रीट एंड द स्टील. ठीक है, बता रखा है. आरसीसी हमारा कोई किसी भी चीज में, अगर जैसे देखो हमको पता था कंक्रीट इज गुड इन कंप्रेशन, बट द स्टील इज व्हाट? स्टील इज गुड इन टेंशन. सो जहां पे टेंसाइल फोर्स है वहां पे अगर हम स्टील का यूज कर रहे हैं, दैट इज नोन एज आरसीसी. ठीक है, तो रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट को हम आरसीसी बोलते हैं. इट इज अ कंपोजिट मिक्सचर ऑफ द कंक्रीट एंड द स्टील. देयरफॉर द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इज सेड टू बी आरसीसी व्हेन इट इज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ स्टील एंड द कंक्रीट. क्लियर है? ठीक है, एकदम बेसिक से हम लोग कर रहे हैं ताकि कोई भी छोटी छोटी चीजें रह जाए तो वो याद हो जाए. अब जब हम आरसीसी पढ़ने बैठ रहे हैं तो उसमें हमारे पास बहुत सारे कोड्स आते हैं. ठीक है, तो आरसीसी के लिए मैंने हमेशा बता रखा है कौन सा कोड है. आरसीसी के लिए इज IS 456. ठीक है, दैट इज रिवाइज्ड इन 2000. ठीक है, 2000 में इसमें कुछ रिवीजन हुए थे. ठीक है, नेक्स्ट इज फॉर स्टील. जैसे हमें अब इस बार वी आर स्टडिंग आरसीसी. नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट सेमेस्टर में हम पढ़ेंगे स्टील स्ट्रक्चर. ठीक है, तो उसके लिए कोड यूज होता है दैट इज IS 800. दैट इज रिवाइज्ड इन 2007. 2007 में जो रिवाइज किया दैट इज फॉर लिमिट स्टेट मेथड, और जो 1984 में बना हुआ था दैट इज फॉर वर्किंग स्ट्रेस मेथड. इसी तरह आरसीसी में भी हम दो तरीके से डिजाइन करते हैं, दैट इज फ्रॉम वर्किंग स्ट्रेस मेथड एंड अदर इज फ्रॉम लिमिट स्टेट मेथड. हमने शुरुआत की है वर्किंग स्ट्रेस मेथड से. ठीक है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड हमने कंप्लीट कर लिया था और लिमिट स्टेट मेथड भी मैंने स्टार्ट कर दिया था. ठीक है, दोनों के फॉर्मूले सब कुछ हमने कर लिया, अंडर रेनफोर्स्ड, ओवर रेनफोर्स्ड, और हमने बैलेंस सेक्शन डिजाइन कर लिया, और एक और हमने पढ़ लिया था डबली रेनफोर्स्ड सेक्शन. दीज आर द बेसिक फॉर आरसीसी. इस चीज को अगर आपने कर लिया तो यू आर एबल टू डिजाइन द बीम. ठीक है, अभी तक बीम का डिजाइन हमने पढ़ लिया था बेसिक. ठीक है, डिजाइन पढ़ लिया और एनालिसिस पढ़ लिया. ठीक है, तो आज उसी चीज को एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं. नेक्स्ट इज, अब हमने आरसीसी पढ़ा, स्टील पढ़ा, उसके बाद एक और आता है दैट इज प्री स्ट्रेस कंक्रीट. ठीक है, तो द कोड इज IS 1343. ठीक है, नेक्स्ट इज डिजाइन मिक्स. अब ये डिजाइन मिक्स मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि जब भी आप कंक्रीट का मिनिमम ग्रेड होती है. ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड ग्रेड्स होती हैं जो कि हम डायरेक्ट, हम चाहें तो उनका मिक्सचर हम यूज करके क्या कर सकते हैं, उनको हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन जब हमें मिक्स का डिजाइन करना पड़ता है तो डिजाइन मिक्स करने के लिए हमें कुछ स्पेशल कंसिडरेशन करने पड़ते हैं. तो उसके लिए हमारे पास देयर इज अ कोड IS 10262. ठीक है, तो डिजाइन मिक्स के लिए कोड पूछा जाएगा दैट इज 10262. नेक्स्ट इज फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट. अब मुझे बताएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट. कृतिका तो मन नहीं है कृतिका को बताने का, अंकिता बताओगी. चलो, फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट इज व्हाट हमने पढ़ा था किसमें? सॉइल में. ठीक है, सॉइल में हमने पढ़ा था फाइन और कोर्स एग्रीगेट में डिफरेंस. किसे कहा जाता था? 4.75 mm की सीव से अगर कोई चीज पास कर जाएगी तो पास करने वाली चीज को बोलेंगे फाइन एग्रीगेट, और अगर वो रिटेन कर जाएगी दैट इज कोर्स एग्रीगेट. तो दिस क्लासिफिकेशन विल बी गिवन इन द IS कोड 383. ठीक है, और इसी तरह होता है डिजाइन लोड बिल्डिंग ऑफ द स्ट्रक्चर. अगर हमें लोड डिसाइड करना है कि क्या क्या लोड आएंगे हमारे बिल्डिंग और स्ट्रक्चर्स पे, तो देयर इज अ कोड फॉर IS 875. ठीक है, तो कौन कौन से हो गए? IS 456 फॉर आरसीसी, IS 800 फॉर स्टील, प्री स्ट्रेस के लिए 1343, डिजाइन मिक्स के लिए 10262, और फाइन और कोर्स एग्रीगेट IS 383, और डिजाइन लोड के लिए हमारा 875. ठीक है, तो दीज आर द बेसिक आइडिया व्हाट आर द वेरियस IS कोड्स. ठीक है, और भी IS कोड बहुत सारे हैं लेकिन हमें ये बेसिक हमें पता होना चाहिए फॉर द स्ट्रक्चर्स. ठीक है, नेक्स्ट इज सीमेंट कंक्रीट. अभी हमने पढ़ा आरसीसी, तो आरसीसी इज व्हाट व्हेन वी आर यूजिंग स्टील इन सीमेंट कंक्रीट, इट इज नोन एज आरसीसी. बट व्हाट इज सीमेंट कंक्रीट? इट इज अ मिक्सचर ऑफ द कोर्स एग्रीगेट, सीमेंट, फाइन एग्रीगेट एंड मिक्सचर्स वाटर एंड एयर. ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट है. देखो इतनी सारी चीजें मिलके हमारा कंक्रीट बन रहा है. ठीक है, आपको राइट साइड फिगर दिख रहा होगा. कोर्स एग्रीगेट जिनका साइज 4.75 mm से बड़ा हो. सीमेंट आपको पता है, सीमेंट इज यूज्ड एज एन, क्या करता है? इट इज यूज्ड एज एन बाइंडर. ठीक है, बाइंडर का काम करता है कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट में. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ वाटर. ठीक है, और इसमें कुछ एडमिक्सचर्स ऐड करते हैं. एडमिक्सचर्स का नाम मैंने बता रखा है, बहुत सारे एडमिक्सचर्स होते हैं हमारे पास, जैसे कि जिसमें एक्सलेटर, रिटार्डर, ठीक है, फ्लाई ऐश, जिप्सम, है ना, कैल्शियम कार्बाइड, बहुत सारी चीजें होती है एडमिक्सचर में. ठीक है, वाटर, एयर हो गए, ये सारी चीजें होंगी. ठीक है, एक मिनट, इनका कांस्टेंट प्रोपोर्शन होना चाहिए, तब जाके उसको हम कंक्रीट बोलेंगे. ठीक है, तो व्हाट इज कंक्रीट? कंक्रीट इज अ कंपोजिट मटेरियल कंपोज्ड ऑफ द फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट बॉन्डेड टुगेदर विद द सीमेंट दैट हार्डन्स ओवर द टाइम. ठीक है, तो इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, मैंने बता रखा है. M5 इज, M stands for mix, 5 is the characteristic strength of that concrete, that is in Newton per mm square. इनका पर्टिकुलर एक रेशियो होता है, that is 1:5:10. ठीक है, या फिर
आपको मैंने इनको रटने का भी तरीका बता रखा है। M5 है तो 5 से शुरू किया, 5 4 3 2 1, ठीक है, 3 2 के बीच में 1.5 भी आएगा, तो M5 इज 1 5 10। हमारा कोर्स एग्रीगेट पहला पार्ट क्या आता है, कोर्स एग्रीगेट, और दूसरा आता है फाइन एग्रीगेट, ठीक है, क्लियर है? या फाइन एग्रीगेट आता है या कोर्स एग्रीगेट आता है, बताओ बताओ फटाफट मुझे, पहला पार्ट क्या होता है, कोर्स और फाइन? अब ये मैंने एक और बार क्लास में बोल रखा था कि ये पता करके बताओगे, अब मुझे तुम लोग बताओगे कौन सी चीज है, 5 कोर्स है या फाइन एग्रीगेट है, तुम लोग का आज का टास्क है, ठीक है। M5 इज 15:10, M7.5 इज 14:8, M10 इज 136, M15 इज 124, M20 इज 1.53, M25 इज 11:2, ठीक है। नेक्स्ट इज सीमेंट कॉन्क्रीट। सीमेंट कॉन्क्रीट बता रखा है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड एग्रीगेट एंड वाटर इन लिमिटेड प्रोपोर्शन, ठीक है। दो तरीके से डिजाइन होगा, नॉमिनल मिक्स कंक्रीट और डिजाइन मिक्स कंक्रीट, ठीक है। अभी जो मैं डिजाइन मिक्स कंक्रीट का कोड मैंने ऊपर बता रखा था, आईएस क्या बताया था? अब इसमें दो तरीके के जो मिक्स बता रहा हूं, दैट इज नॉमिनल मिक्स और डिजाइन मिक्स। नॉमिनल मिक्स क्या होता है, जो जनरल हम लोग करते आ रहे हैं, M20 M30 M40 ऊपर रेशियो बता रहा था, इनके रेशियो फिक्स है। डिजाइन मिक्स में क्या होगा, ये रेशियो वेरी कर सकते हैं, ठीक है। इन रेशियो में आप वेरिएशन कर सकते हैं, किसकी मदद से, कुछ एडमिक्सचर यूज किया तो आपका फाइन एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट के रेशियो में कुछ आप चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। तो दीज टाइप्स ऑफ क्वांटिटी इज नोन एज डिजाइन मिक्स, ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट वी आर कमिंग टू द नॉमिनल। मैंने बता रखा था नॉमिनल के ये स्टैंडर्ड है, M5 M10 M15 M20 यहाँ तक हमारे हो जाते हैं, ठीक है। डिजाइन मिक्स में हमें क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, इनका कंटेंट चेंज करना पड़ता है, ठीक है। ये सारी चीजें बता रखा हूँ। इसमें आप सुपर प्लास्टिसाइजर का यूज कर सकते हो, ठीक है, ताकि उसकी स्ट्रेंथ में और, अब देखो डिजाइन मिक्स हम किसके लिए करते हैं, जहां पे बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए हमें, ठीक है, तो वहां के लिए करते हैं। नाउ कमिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एज पर द आईएस कोड। जो भी हम आरसीसी में बात करेंगे किसके बिहाफ पे करेंगे, IS 456 से बिहाफ पे करेंगे। यहाँ पे मैं आप कुछ नहीं बोल रहे हो, सब कुछ आईएस कोड बोलता है, ठीक है। तो आईएस कोड ने कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की डेफिनेशन दे रखी है। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, द वैल्यू ऑफ द स्ट्रेंथ बिलो व्हिच नॉट मोर देन 5% ऑफ द टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। कहने का मतलब क्या है, कोई भी मटेरियल या क्वांटिटी का जो हम टेस्ट करते हैं वो 5% से अगर कम आ रहा है तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो 5% ऑफ द टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल, कहने का मतलब है नहीं होना चाहिए ऐसा, 95% रिजल्ट हमारा सही होना चाहिए। अगर 1% भी इधर उधर आया तो हम उसको अडॉप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। दिस इज व्हाट नोन एज कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। नेक्स्ट इज मीन स्ट्रेंथ। What is mean strength? Mean strength क्या होती है? It is the strength in which the 50% of the test results are expected to fall. मतलब कहने का मतलब एक mean strength निकलेगी, एक हमारा जो मटेरियल आएगा उसकी 50% स्ट्रेंथ जो बता रहा होगा, दैट इज योर मीन स्ट्रेंथ, ठीक है। अब मीन स्ट्रेंथ और कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ में हम किसकी वैल्यू को अडॉप्ट करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की। लेकिन हर मटेरियल की एक मीन स्ट्रेंथ आती है जो कि 50% स्ट्रेंथ पे बताएगा कि दिस इज द मटेरियल और एट विच मतलब कंक्रीट की कुछ हमारी पर्टिकुलर स्ट्रेंथ आई है, ठीक है। इसी के आधार पे हम निकालते हैं हमारी टोटल लिमिट कितनी होनी है, दैट इज कॉन्फिडेंस लिमिट, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस लिमिट क्या बताएगी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर टेस्ट रिजल्ट शैल बी विद इन द रेंज ऑफ। अब FM क्या है, दिस इज द मीन मॉडुलर स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, ठीक है। सिग्मा इज द वेरिएशन, सिग्मा इज द स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। ये एक बार इसमें प्रोबेबिलिस्टिक कर देखो, इस कर्व के आधार पे मैंने बताया बार बार, ये कर्व हमारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कर्व हमारा हमेशा यूज होता है और इसी को कहा जाता है, देखो FM क्या है, इसमें द मीन स्ट्रेंथ, ठीक है। जो सेंटर की वैल्यू है दैट इज द मीन स्ट्रेंथ। हर मटेरियल की या कंक्रीट की हमारी एक मीन स्ट्रेंथ आती है, ठीक है। मीन स्ट्रेंथ किस पे आती है, 50% ऑफ द टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल, मतलब 50% उसकी कितनी स्ट्रेंथ है, दैट इज द मीन स्ट्रेंथ, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हम किसे बोलते हैं, FCK, जो कि हमारा 95%, मतलब देख 5% इधर 5% इधर, ठीक है। तो 95% टेस्ट रिजल्ट जिस पे हमारे होने चाहिए, ठीक है। तो इनका पूरा फॉर्मूला है FM, दैट इज द मीन स्ट्रेंथ विल बी इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ प्लस 1.64। कहां यूज करोगे, जब आप डिजाइन मिक्स बनाओगे, ठीक है। डिजाइन मिक्स फॉर्मूले का यूज करके आप अपनी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को निकालते हो। उनका यूज किया है बीम में, आप कौन से किस कंक्रीट को यूज करोगे, सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। किसी भी कंक्रीट की इलास्टिसिटी पे डिपेंड करता है कि वो कितना मतलब वर्क करेगा हमारे आरसीसी में। तो सबसे पहले हम निकालते हैं यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, दैट इज इक्वल टू 5000 अंडर रूट FCK। FCK इज कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। तो अगर मैं कृतिका से सवाल पूछूं, अगर M25 कंक्रीट का आपको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालना होगा तो कैसे निकालोगे, इस फॉर्मूले से। M25 कंक्रीट है, ठीक है, यू हैव टू फाइंड आउट द यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। तो EC इज इक्वल टू 5000 अंडर रूट FCK,
FC के क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यू विल हैव व्हाट, कितना आ जाएगा 25,000 विल बी द करेक्ट यंग मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। ठीक है, किसके लिए, पर्टिकुलर M25 कंक्रीट के लिए। ठीक है, ये देखो निकाल के लिखा हुआ। ठीक है, M25 के लिए 25,000। अब 25,000 सही था पक्का, यूनिट कौन बताएगा? हाँ चलो वेरी गुड, 25,000 न्यूटन पर mm स्क्वायर इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। ठीक है, अब ग्रेड्स ऑफ द कंक्रीट हमने 3 टाइप के पढ़े थे, ऑर्डिनरी, स्टैंडर्ड और हमारा हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। ठीक है, तो याद होना चाहिए M10 से हमारा M20 इज व्हाट, ऑर्डिनरी, M25 से M60 इज स्टैंडर्ड एंड M65 से M100 इज और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। ठीक है, इनके सबकी वैल्यू याद होनी चाहिए। ये हमें किस पे बताता था, IS हमारा 456। ठीक है, ऑर्डिनरी कंक्रीट स्टैंडर्ड, ये हमारा IS कोड का दिया हुआ। ठीक है, देखो दिस इज बिफोर अमेंडमेंट 4। ठीक है, अमेंडमेंट से पहले का ये है, 55 तक था, लेकिन ऊपर वाली टेबल में देखो, ऊपर वाली टेबल में 60 तक है। ठीक है, स्टैंडर्ड कंक्रीट इज फ्रॉम M25 टू M60। क्लियर? अब आ जाते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द मिनिमम ग्रेड ऑफ द कंक्रीट फॉर RCC वर्क एज पर द IS कोड रिकमेंडेशन इज M20। ठीक है, दिस इज द मिनिमम ग्रेड ऑफ द कंक्रीट। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज एक्सपोजर कंडीशन। सिंपल सी बात है, आप RCC का बनाओगे तो RCC आप किसी अंदर की चीज में नहीं बना रहे हो, मतलब आप ओपन एक्सपोजर होगा इनका। ठीक है, यह एनवायरमेंट के ये किस में आएगा, एनवायरमेंट के ये एक्सपोजर में आ रहा है, या ना एनवायरमेंट के पास जाएगा। ठीक है, मतलब ओपन में ये स्ट्रक्चर आप बना रहे हो, तो इसके लिए अलग अलग कंडीशन आएंगी। दैट इज मैंने बताया था, याद करने का तरीका कैसे याद करोगे, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर और एक्सट्रीम। ये 5 कंडीशन याद रखो। ये पांचों कंडीशन के बारे में ये पूछता है डायरेक्ट क्वेश्चन। अगर सीवियर कंडीशन है तो कौन सा कंक्रीट यूज करोगे, कितने mm का कवर यूज करोगे, तो इसके लिए एक टेबल दी हुई है पूरी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, तो नॉमिनल कवर माइल्ड एक्सपोजर के लिए आप देखो, इसीलिए कवर जो प्रोवाइड करते हो ना, इसी एक्सपोजर कंडीशन के लिए प्रोवाइड करते हो। ठीक है, स्लैब के नीचे भी आप कवर प्रोवाइड करोगे, बीम के लिए भी करोगे, कॉलम के लिए भी करोगे, फाउंडेशन। तो सबसे टिपिकल स्ट्रक्चर मैंने क्या बताया था आपको, जब सॉइल पढ़ा रहा था तो बता रहा था सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर कौन सा होता है हमारा, कौन सा होता है इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर। पहले तो एलिमेंट्स ही बता दो, पहला सेमेस्टर, व्हाट आर द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ द स्ट्रक्चर। फाउंडेशन, बीम, कॉलम, स्लैब, ये सब थे ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पिछले सेमेस्टर में बताया था सर, सबसे इंपॉर्टेंट, जहां से शुरुआत करते हो। वेरी गुड, तो सबसे ज्यादा कवर किसमें आएगा, फाउंडेशन में आएगा। उसके बाद मैंने बताया था, हमेशा स्ट्रक्चर डिजाइन करते हो तो यू विल डिजाइन वीक बीम एंड स्ट्रॉन्ग कॉलम। स्ट्रॉन्ग कॉलम, वीक बीम पे ही आप स्ट्रक्चर डिजाइन करते हो। तो फाउंडेशन के बाद किस पे प्रेशर करोगे, कॉलम पे, कॉलम के बाद बीम, बीम के बाद स्लैब। ठीक है, तो फाउंडेशन पे सबसे ज्यादा कवर होगा 50 mm का, उसके बाद कॉलम पे होगा 40 mm का, और बीम पे होगा 25 mm, और स्लैब पे होगा 20 mm का। ठीक है, तो ऊपर से जा रहा है, नीचे से आ रहा है, समझ में आ रहा है अब तक? क्लियर है? सारी चीजें ये सब फैक्चुअल हैं, ये सब रटने वाली चीजें हैं, तो आपको पता होना चाहिए, लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द एनालिसिस ऑफ द बीम। अब हमने पढ़ा था व्हाट इज बीम, बीम को बताएगा, बीम को डिफाइन करना, सेकंड सेमेस्टर पहली क्लास, सॉरी सेकंड सेमेस्टर नहीं, फर्स्ट सेमेस्टर में बीम स्टार्ट हो गया था, बीम को डिफाइन करना सिखाया था मैंने। सबको पता है, मुझे पता है कि पता है, लेकिन ये सब चीजें रिमाइंड करते रहो। ठीक है, अब बीम हमें पता है बीम क्या होता है, अब हमें क्या करना है, एनालिसिस करना है बीम का। ठीक है, तो एनालिसिस के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए, मैंने बताया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनालिसिस एंड डिजाइन। एनालिसिस में हम क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, हम ये निकालते हैं कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना आएगा। ठीक है, हमारे पास बीम का सेक्शन दिया होता है, हमारे पास ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया होता है, ठीक है, ग्रेड ऑफ स्टील दिया रहेगा, हमें बीम का एनालिसिस करना होगा कि इसके कारण कितना मोमेंट आ सकता है हमारी बीम पे। ठीक है, मतलब जो बीम हम डिजाइन कर रहे हैं उसके कारण मोमेंट कितना आएगा, है ना, व्हाट शुड बी द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ आवर बीम। ठीक है, जस्ट इसका रिवर्स क्या हो जाता है, डिजाइन में हमारे पास मूवमेंट होता है, उसके कारण हमें सेक्शन डिजाइन करना पड़ता है, दिस इज व्हाट नोन एज डिजाइन। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, रेक्टेंगुलर बीम ऑफ द ग्रेड, एक मिनट देखो, ये क्वेश्चन भी पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन पढ़ के, कहीं पे क्वेश्चन में अगर एनालिसिस नहीं दिया है, लेकिन आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आना चाहिए कि एनालिसिस का है या डिजाइन का है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रेक्टेंगुलर बीम ऑफ द ग्रेड M20 इज 300 mm वाइड एंड इज इफेक्टिव डेप्थ। क्या क्या दिया हुआ है, बीम दिया हुआ है, विड्थ दी हुई है, डेप्थ दिया हुआ है, M20 कंक्रीट दिया हुआ है। ठीक है, उसके अंदर सरिया भी दिया हुआ है, कितना है, इट इज 200 mm dia mild bars and as a tension determine the moment of resistance. This is what the question of analysis. ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ आ जाएगा, अगर सेक्शन दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो दिस इज एनालिसिस का क्वेश्चन है, आपको क्लियर हो गया। ठीक है, इस तरह दूसरा क्वेश्चन, फॉर द बीम शोन इन द प्रीवियस सेक्शन डिटरमाइन द एरिया ऑफ टेंशन। अगर एरिया ऑफ टेंशन पूछा है, डिटरमाइन द इसमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पूछ रहा है बैलेंस सेक्शन का। ठीक है, तो दिस इज अगेन द क्वेश्चन फॉर एनालिसिस।
इसी तरह रेक्टेंगुलर सेक्शन आपको दिया हुआ है, ठीक है, डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, जिसमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पूछ लेगा, दैट इज फॉर द केस ऑफ कौन सा आ जाएगा हमारा एनालिसिस का पार्ट। नेक्स्ट कमिंग टू द डिजाइन ऑफ द बीम। डिजाइन ऑफ द बीम में आपको क्या करना पड़ेगा, सेक्शन डिजाइन करना पड़ेगा, आपको बी डी निकालना पड़ेगा, ठीक है, दैट इज नोन एज सेक्शन। कैसे आप डिजाइन कर रहे हो, मुझे मैसेज कर रहे हो क्या मैम, मेरे पास मोबाइल में, ठीक है। नेक्स्ट इज डिजाइन अ सिंगली रेनफोर्स कंक्रीट बीम, ठीक है, जैसे डिजाइन वर्ड बोल दे, ठीक है, तो मतलब समझ आना हमें डिजाइन करना है। डिजाइन में अब सब कुछ आपके पास है, ठीक है, अब सारी चीजें आपको दिमाग लगानी है, आपको करना है। डिजाइन में भी डिफरेंट ऑफ कृतिका, अंकिता, हर्षिता, तीनों का अलग अलग हो सकता है, ठीक है, मेरा डिजाइन अलग हो सकता है, लेकिन वी हैव टू फॉलो द आईएस कोड, ठीक है। तो इसमें क्या क्या दिया है, लोड दिया हुआ है, अगर आपको लोड दिया है, लाइव लोड दिया है, तो आपको डेड लोड निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो सेल्फ वेट होता है, सेल्फ वेट इज द डेड लोड। तो आप जो बीम प्रोवाइड करोगे उसको बी मल्टीप्लाइड बाई डी और उसके डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे, यू विल हैव द डेड लोड, ठीक है। डेड लोड से आप क्या करोगे, लोड आ गया आपके पास, लोड को कंबाइन करके उसके बाद आप क्या निकालोगे, बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट अगर आपको नहीं दिया है तो यूडीएल सेक्शन मान के आप क्या करोगे, WL²/8 से बेंडिंग मोमेंट निकाल लोगे, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना आ सकता है, उसके लिए आप अपने सेक्शन को पूरा का पूरा डिजाइन कर दोगे विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, ठीक है। दिस इज व्हाट नोन एज डिजाइन। अब इसने बोल दिया सिंगली रेनफोर्स, अब अलग अलग तरीके के सेक्शंस हो गए, सिंगली, डबली और इस तरीके के सेक्शंस आएंगे, तो उनको हमें निकालना आना चाहिए। एक और क्वेश्चन आता है, दो क्वेश्चन होंगे, एनालिसिस और डिजाइन। एक और क्वेश्चन आता है टू फाइंड द स्ट्रेसेस, ठीक है, स्ट्रेस कैसे निकालना है किसी भी। स्ट्रेस के लिए आपको सारी चीजें दी रहेंगी, ठीक है, यू हैव टू फाइंड आउट द सिग्मा एंड टी, ठीक है। सिग्मा इज द स्ट्रेस दैट इज कंप्यूट कमिंग टू द कंक्रीट, कंप्रेसिव स्ट्रेस जिसे बोलते हैं, और टेंसाइल स्ट्रेस दैट इज टी, दैट इज कमिंग टू योर टेंशन। तो वहां पे सेक्शन दिया हुआ है, सब कुछ दिया होगा, मॉडुलर रेशियो तक दिया होगा आपको, सारी चीजें, उसके हेल्प से आप लोग क्या निकाल सकते हो, यू विल फाइंड आउट द स्ट्रेस, क्योंकि सारे फॉर्मूले में आपके पास सब कुछ चीजें हैं, सिर्फ आपको स्ट्रेस निकालना रहता है। तो ये सारे स्ट्रेस के क्वेश्चन हो गए। अब इसमें आ गया था डबली रेनफोर्स, सिंगली रेनफोर्स। एक बार बता दूं सिंगली रेनफोर्स किसे बोलते थे हम लोग, जहां पे सिर्फ यू विल हैव अ वन लेयर ऑफ स्टील बार्स, ठीक है, अब ऊपर कंप्रेशन जोन में आपको स्टील ना देना पड़े, दैट इज नोन एज सिंगली रेनफोर्स सेक्शन। सिंगली रेनफोर्स सेक्शन के अंदर भी तीन सेक्शन आते हैं, अंडर रेनफोर्स, ओवर रेनफोर्स और बैलेंस, ठीक है। ये आपको पता है सिंगली कब आएगा, सिंगली तब आएगा व्हेन यू हैव सफिशिएंट बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, जितने को वो रेसिस्ट कर पा रहा हो। देखो सिंगली रेनफोर्स में जो आपने मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाला, उतना ही बेंडिंग मोमेंट हमें प्रोवाइड करना है, तो दैट इज नोन एज सिंगली रेनफोर्स। लेकिन ऐसा हो गया कि कई बार जो बेंडिंग मोमेंट आ रहा था उतना आपकी बीम रेसिस्ट नहीं कर पा रही है, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट बहुत ज्यादा आ गया, उसको रेसिस्ट करने के लिए हम कहाँ जाना पड़ेगा, डबली रेनफोर्स के सेक्शन में। अब सिंगली रेनफोर्स के सेक्शन में भी अंडर रेनफोर्स सेक्शन जो हमने किया था, मैंने कहा था हमेशा जब भी हम डिजाइन करेंगे वी विल अडॉप्ट अंडर रेनफोर्स सेक्शन, ठीक है। अब अंडर रेनफोर्स से ओवर रेनफोर्स कब होगा, जब बेंडिंग मोमेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट जैसे जैसे बढ़ रहा होगा वैसे वैसे हम ओवर रेनफोर्स की तरफ बढ़ते जाएंगे, लेकिन ओवर रेनफोर्स ना देके हम किस पे चले जाएंगे, डबली रेनफोर्स में चले जाएंगे, ठीक है। तो जहां पे ओवर रेनफोर्स्ड है लेकिन हमारे पास बीम तो रेस्ट्रिक्टेड है, ठीक है, बीम की विड्थ रेस्ट्रिक्टेड है, इतनी तो बीम देंगे, ऐसा तो नहीं है कि पूरे स्लैब के बराबर हम बीम की विड्थ दे देंगे, ठीक है, तो उतनी बीम करनी है, लेकिन हमारा स्टील की क्वांटिटी बढ़ रही है। अब स्टील की क्वांटिटी जब आपकी बढ़ेगी तो बहुत ज्यादा स्टीली हो जाए, फिर कंक्रीट उतना बियर ना कर पाए, तो ये मतलब नहीं है उसका, तो उसके लिए हम डबली रेनफोर्स सेक्शन पे जाएंगे, ठीक है। तो डबली रेनफोर्स के सेक्शन में आप कहाँ कहाँ स्टील प्रोवाइड करेंगे, टेंशन जोन में भी और कंप्रेशन जोन में भी, तो वो दोनों को इक्वेट कर लेगा, कंप्रेशन जोन और टेंशन जोन मिला के टोटल हमारा जो हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट को वो रेसिस्ट कर लेगा, तो इसलिए डबली रेनफोर्स सेक्शन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब इसके लिए पूरे फॉर्मूले हैं, पिछली बार मैंने थोड़ा फॉर्मूला बताया था कि कैसे कैसे क्या करना है डबली रेनफोर्स के सेक्शन में, कहाँ कहाँ पे यूज करना है, ठीक है। इनके लिए पूरे अलग से फॉर्मूले हैं, सिंगली रेनफोर्स के सेक्शन और डबली रेनफोर्स का सेक्शन कैसे यूज करना है, इनका एनालिसिस पूरा का पूरा अलग होगा, ठीक है, और पूरा का पूरा डिजाइन भी अलग होगा। फॉर्मूले में कुछ कुछ चीजें ऐड हो जाएंगी पिछली बार की तरह, जैसे इसमें भी तीन सेक्शन आएंगे, बैलेंस, अंडर रेनफोर्स और ओवर रेनफोर्स, ठीक है। तो इसको पहले निकाल लोगे आप टोटल, तो क्रिटिकल अगर एक्चुअल डेप्थ इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल देन ओवर रेनफोर्स, अगर एक्चुअल डेप्थ इज लेस देन क्रिटिकल देन इट इज अंडर रेनफोर्स, और बराबर है तो बैलेंस सेक्शन, ठीक है। उसी तरह सारी चीजें डिजाइन करोगे, फॉर्मूले का यूज करोगे, दिस इज व्हाट नोन एज अब तक जितना हमने पढ़ा है, ठीक है। अब इसमें एक और चीज पिछली बार थोड़ी सी ऐड कर दी थी, टी बीम में टी बीम भी आते हैं, ठीक है, ताकि बीम पूरा खत्म हो जाए। टी बीम में क्या आता है, हमारे पास फ्लेंज और वेब रहते हैं, ठीक है। टी बीम को भी उसी तरह डिजाइन करते हैं जैसे सिंगली रेनफोर्स और डबली रेनफोर्स कर रहे हैं, ठीक है। अगर फ्लेंज के अंदर हमारा वो आ रहा है, देखो पहले तो फ्लेंज और वो देख लो, वेब,
कुछ समझ में आया कृतिका? कुछ अब आया कुछ एमसीक्यूज करते हैं, ठीक है? दिख रहे हैं एमसीक्यूज? कुछ तो कर चुके हैं हम लोग। चलो फटाफट से 80 क्वेश्चन है, ये वाला सॉल्व करो। हेलो, अरे वो हो गया था पापा का क्लियर? ये क्या है? अच्छा, हाँ मुझे लग गया था फिर बोला गया। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो आपको मिल गया ना? चलो धन्यवाद धन्यवाद, वही अब परेशान हो जाते हैं ना जल्दी हो जाता है। चलो मैं अभी क्लास में था, मैं करता हूँ आपसे बात। चलो चल रही है ना अभी? सॉरी। हाँ पहला, द मॉडुलर रेशियो, इसका बताओ फटाफट। द मॉडुलर रेशियो ऑफ द कंक्रीट हुज परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज सी केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर मे बी ऑब्टेन फ्रॉम द इक्वेशन। ऑप्शन देख रहा, रिपीट कर दूं मैं। एम इज इक्वल टू 700 3C, एम इज इक्वल टू 170 3C, ए बी सी डी, फटाफट बताओ। सर कौन सा? डी। पक्का? सिंपल सा, एम इक्वल टू 280 अपॉन 3 सिग्मा सीबीसी, यही तो था। इसमें शायद मैंने भी केजी पर बोला। सेंटीमीटर का कुछ डाउट नहीं। सही यार, आंसर ही नहीं दिया। बोल रही है, द मिनिमम परसेंटेज ऑफ शियर रेनफॉल, ये मैंने पढ़ाया नहीं अभी तुम लोग को यार। वैसे देखो मिनिमम परसेंटेज देख लो, इसके लिए फॉर्मूला होता है। अभी मैं शियर रेनफोर्समेंट पढ़ाया नहीं ना, शियर रेनफोर्समेंट पढ़ाऊंगा मैं, चिंता मत करो। दैट विल बी, इसका फॉर्मूला होता है ए एस वी अपॉन बी एस वी इज ग्रेटर देन 0.4 0.87 एफ वाई। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लोगे तो यही वैल्यू आ जाएगी 40 एस वी। 40 कैसे आ गई? ये रहने दो, ये तो अभी पढ़ाया नहीं मैंने। चलो अब यहीं पे समझा देता हूँ क्वेश्चन के साथ साथ, ठीक है? अभी बेंट अप बार्स वार्स मैंने पढ़ाई नहीं। देखो क्या होता है ना, जब स्लैब डिजाइन करते हैं ना, तो स्लैब में हम लोग क्या करते हैं ना, बेंड अपनी बीम्स स्टील्स को बेंड करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही स्टील जा रही है कंटिन्यू में जा रही है। क्या करते हैं, कुछ देर बाद ना बेंड कर देते हैं कुछ। अब 45 डिग्री के एंगल पे हम लोग चेंज करते हैं उसका क्रॉस सेक्शन। अभी ये सारी चीजें स्लैब में आएंगी, लेकिन अभी क्वेश्चन आ गया तो मैं बता दे रहा हूँ। तो द बेंट अप बार्स एट द सपोर्ट रेसिस्ट द नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। ऐसा नहीं है, देखो हर जगह पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट नहीं आता। क्या होता है, अब आप देखो, जब मैंने शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट बढ़ाया था ना, तो नेगेटिव और बेंडिंग पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट क्लियर होगा। आप जब यूडीएल लगाते हो ना, तो सेंटर में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आता है। ठीक है, अब जब आप स्टील डिजाइन कर रहे हो तो आपने तो क्रॉस सेक्शन पे बता दिया, जो क्रॉस सेक्शन काट रहे हो स्टील पूरा आपने दे दिया, लेकिन क्या वो पूरे यूज का है? क्या आप मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए डिजाइन कर रहे हो? आपका सेंटर पे सबसे मैक्सिमम आ रहा है, सबसे वो सेंटर पे तो रेसिस्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो वो स्टील दे रहे हो उसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, जो मतलब क्या है ना, देखो सपोर्ट तक तो जाना जरूरी है, वो ट्रांसफर करेगा, लेकिन और ज्यादा डिस्टेंस इस बीच में जरूरी नहीं था। मैक्सिमम तो यहाँ सेंटर में आ रहा था, तो आप बीच में करते क्या करते हैं ना हम लोग, स्टील देखो सबसे कॉस्टली क्या है, स्टील है, तो स्टील को यहाँ तक तो ये गया, यहाँ से इसको बेंड करवा दिया, क्योंकि फिर जाके सपोर्ट में जुड़वा दिया। ठीक है, तो इसे कहते हैं बेंट अप बार। ठीक है, इसे कहा जाता है बेंट अप बार। आपने देखा होगा, अभी मैं फिगर भी दिखाता हूँ। ठीक है, तो अभी के लिए मैं बता दे रहा हूँ, बेंट अप बार्स जो प्रोवाइड किए जाते हैं ना, दे विल रेसिस्ट द नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट एट द सपोर्ट। ठीक है, तो द बेंट अप सपोर्ट पे किसको रेसिस्ट कर रहे हैं? नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट को। अब आपने कई जगह फिगर बनाया होगा, एक तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ये आ जाता है, कई बार नेगेटिव मोमेंट भी आ रहा है, तो नेगेटिव मोमेंट को रेसिस्ट करने के लिए सपोर्ट पे बेंट अप बार्स का यूज किया जाता है। ठीक है, पहला हो गया। द बेंट अप बार्स एट द सपोज रेसिस्ट द शियरिंग फोर्स आल्सो।
देखो अब याद करो यूडीएल के केस में मैक्सिमम शेयर फोर्स कहाँ आ रहा था, याद करो, फिगर याद होना चाहिए। अब देखो मैं शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट पढ़ा रहा हूँ तो मुझे तो अभी ध्यान है, इसलिए पुरानी चीजें रिवाइज करते रहो। आप बोलते थे ना सर इसका यूज क्या आएगा, आप शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट पागलों की तरह पढ़ा रहे हो। यूडीएल के केस में क्या होता है, अभी फिगर बना होता ना, बेंडिंग मोमेंट याद, वो शेयर फोर्स याद करो, बेंडिंग मोमेंट तो ये है, ये बेंडिंग मोमेंट याद आ रहा है, शेयर फोर्स क्या था, याद है, ये था शेयर फोर्स, ये था, यही था यूडीएल के केस में। यहाँ पे सेंटर पे जीरो था, मैक्सिमम कहां पे हो रहा था, सपोर्ट पे, ठीक है। तो उसको भी रेसिस्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टील लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो बेंट अप बार्स एट द सपोज रेसिस्ट द शियरिंग फोर्स, ठीक है। तो कहने का मतलब है आपने जो बेंट किया ना, तो यहाँ पे शियर फोर्स आ रहा था, और हम जो स्टील जो लगा रहे हैं ना, इसको भी वो रेसिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो कोई पूछे तो बेंट अप बार क्या कर रहा है, बेंट अप बार इज at the support resists the negative bending moment, bent up bar at the support resists the shearing force, the bent up bar near the support is generally 45 डिग्री। जब सपोर्ट आ रहा है ना तो बेंट अप बार जो दोगे वो 45 एंगल पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऑल द अबव आर राइट, ठीक है। देखो क्वेश्चन से क्या चीजें क्लियर होती है ना, अभी आपने पढ़ा नहीं, लेकिन जब पढ़ोगे ना बेंट अप बार और ये मैं बताऊंगा तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट इज अब स्टिरअप्स क्या होता है, कोई बताएगा स्टिरअप्स क्या होते हैं, अभी मैंने बताया नहीं है स्टिरअप्स, बताओ जरा, पता है, वेरी गुड। जब आप कॉलम के लिए खड़ी करते हो ना, कॉलम मान लो या बीम के लिए करते हो, तो उनको कनेक्ट करते हो विद द हेल्प ऑफ 8 mm का स्टील, 8 mm भी नहीं स्टील लेते हैं हम, 8 mm का भी नहीं लेते, सिर्फ टाई करने के लिए जो वो होते हैं ना, उससे वो टाई करते हैं, दैट आर नोन एज स्टिरअप्स। क्यों करते हैं स्टिरअप्स, स्टिरअप्स का यूज क्यों करते हैं, बताओ। देखो क्या है ना, स्टील बार्स हमारे रेक्टेंगुलर भी होने चाहिए, मतलब रेक्टेंगुलर मतलब नहीं है कि कहने का मतलब वो अपनी पोजीशन पे हो, हाँ बिल्कुल, ऐसा ना हो कि भैया कंक्रीट हम भर तो दे, स्टील टेढ़ा हो जाए, वो हो जाए, तो फिर वो कोई फायदा नहीं, जिस जगह पे हमें चाहिए वहीं हो। तो स्टिरअप्स शुड टेक दे, मतलब स्टिरअप्स क्या करते हैं, उसको टाई करके रखेंगे, एक तो अपनी पोजीशंस पे रखेंगे उनको, है ना, तो स्टिरअप्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज अब स्टिरअप्स का भी अलग केस होता है, देखो यहाँ पे फिगर दिख रहा है, फिगर में देखो शियर फोर्स हो रहा है मैक्सिमम कहाँ पे, एंड पे दिख रहा है, यहाँ पे एंड पे हो रहा है ना। तो अब ये मुझे बता, स्टिरअप सेंटर पे ज्यादा होंगे या एंड पे ज्यादा होंगे, कहाँ पे, क्यों, क्यों बताओ। याद रखना स्टिरअप्स इज गोइंग टू टेक द शियर फोर्स, ठीक है, शियर फोर्स को ही रेसिस्ट करने के लिए बनेंगे। तो सेंटर पे जब जीरो होता है तो सेंटर पे हम उनकी स्पेसिंग को कम कर सकते हैं, ठीक है। तो पूछा है स्पेसिंग ऑफ द स्टिरअप्स इन अ रेक्टेंगुलर बीम में क्या हो सकती है, केप्ट कांस्टेंट थ्रू द लेंथ, क्या बराबर रखेंगे पूरी लेंथ में, कोई फायदा है, नहीं फायदा है। डिक्रीज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द बीम, अगर डिक्रीज कर दें, ठीक है, स्पेसिंग को डिक्रीज मतलब कम कर दें, मतलब ज्यादा सेंटर पे हमारे स्टिरअप्स होने का कोई फायदा है, कोई फायदा नहीं, क्योंकि शियर लेना है तो शियर हमारा कम है। तो इंक्रीज एट द एंड, ये भी नहीं हो सकता, इंक्रीज एट द सेंटर ऑफ द बीम, जो स्पेसिंग हो अगर सेंटर ऑफ द बीम पे इंक्रीज कर दें तो कोई दिक्कत ही नहीं, हम क्लियर हो जाती है, ठीक है। कैसे आ गया स्पेसिंग, ये हो गया, ये वाला समझ आना। देखो शियर फोर्स कैसे कैसे आगे वो बढ़ रहा है, बेंडिंग मूवमेंट और ये सारी चीजें, ठीक है। सर सेंटर में क्यों नहीं चाहिए, नहीं समझ चलो आ रहा। ये क्वेश्चन आ गया, याद करो हमने एक बार पढ़ा था शियर स्ट्रेस का, हर चीज आवाज आ रही है ना मेरी, देखो सेंटर पे ये वाला फिगर देखो एक बार, ये वाला फिगर देखो, हमारा जो क्या हो रहा है ना, हमारे जो स्टिरअप्स लग रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, रेसिस्ट किसको कर रहे हैं, शियर फोर्स को, ठीक है। मतलब रेसिस्ट पूरा नहीं कर रहे हैं, लेकिन शियर फोर्स को रेसिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हम सेंटर पे हमारा स्टिरअप्स ज्यादा कर देंगे तो सेंटर पे तो हमारा शियर फोर्स जीरो है, ठीक है। अगर सेंटर पे शियर फोर्स जीरो है तो स्टिरअप्स में हम चाहे तो सेंटर पे स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं, अगर स्पेसिंग हम बढ़ा देंगे तो क्या होगा, एंड पे हमें ज्यादा स्टिरअप्स की मतलब स्पेसिंग कम करनी होगी एंड पे, तो हम अगर सेंटर पे स्पेसिंग को बढ़ा दें तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमें, क्लियर हर्षिता। हाँ सर। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा शियर फोर्स पे। शियर फोर्स का फॉर्मूला हमने पिछले बार जो पढ़ा था, दैट इज FA y बार बाई IB, ये वाला फॉर्मूला याद आ रहा है कृतिका, याद आ रहा है ये वाला फॉर्मूला, हम लोग ने सेक्शंस बनाए थे, ट्रायंगल, रेक्टेंगल और अलग अलग सेक्शन बनाए थे। कोई बताएगा मैक्सिमम शियर फोर्स किसके लिए था, कौन से सेक्शन के लिए मैक्सिमम शियर फोर्स था, नहीं याद आ रहा। शियर फोर्स देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई के लिए था, ठीक है। तो जैसे जैसे आपकी बीम की लेंथ क्या करते हैं, आई सेक्शन इसीलिए यूज करते हैं जिसमें कि मैक्सिमम शियर फोर्स हो,
ठीक है, आई सेक्शन इसलिए आया था। अभी तो चुपचाप ये देखो कि यहाँ पे टाउ इज इक्वल टू एफ ए वाई बार, ठीक है, एफ इज द शियर स्ट्रेस, ए इज द एरिया, वाई बार इसका होता था सेंट्रोइडल एक्सिस, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बी इज द विड्थ, ठीक है। तो टाउ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आई के, तो द इंटेंसिटी ऑफ द हॉरिजॉन्टल शियर स्ट्रेस एट द एलिमेंटल पार्ट ऑफ द बीम सेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एक मिनट, मोमेंट ऑफ द बीम सेक्शन अबाउट इट्स न्यूट्रल एक्सिस। अच्छा हाँ सॉरी, मोमेंट बोला है ना, मैं सोच रहा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे नहीं हुआ, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बट द आंसर इज मोमेंट ऑफ बीम सेक्शन अबाउट दिस न्यूट्रल एक्सिस। मोमेंट क्या होगा, ए इंटू वाई बार, ये ऊपर दिख रहा है ना, एफ इंटू ए वाई बार है, दिस इज योर मोमेंट, ठीक है। ए इंटू वाई बार इज द मोमेंट ऑफ द शेडेड रीजन ऑफ द अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। ये अगर सेक्शन है, शेडेड एरिया जो होगा ना, इसका ये मोमेंट हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हॉरिजॉन्टल शियर स्ट्रेस। आया समझ में, नहीं आया? नहीं नहीं, हाँ गलत बोल रहा हूँ मैं, सॉरी। क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, ठीक है, कौन सी चीज गलत है, ठीक है, ये भी थोड़ा ध्यान दिया करो। देखो क्वेश्चन में कि शेयर फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस ऑफ द सीजी ऑफ द एरिया फ्रॉम इट्स न्यूट्रल एक्सिस, इसके भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, बट द मोमेंट ऑफ द बीम सेक्शन, ठीक है, टू इट्स न्यूट्रल एक्सिस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो ये गलत है, पूछा था क्वेश्चन, क्या गलत है? क्लियर कृतिका? आ रहा है ना? देखो सब ऊपर से नहीं जाना चाहिए, देखो क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ये आपके आईएएस के क्वेश्चन है, तो ये सब कर लोगे तो कहीं से कुछ नहीं रहेगा। डायमेंशन ऑफ द बीम नीड्स टू बी चेंज इफ द शियर स्ट्रेस इज मोर देन, तो ये सब तो फिक्स वैल्यू है, ठीक है। इनको देखो कन्वर्ट करना चाहिए, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर को न्यूटन पर एमएम में कैसे कन्वर्ट करोगे, डिवाइड बाई 10 कर लो, ठीक है, 10 से डिवाइड कर लोगे तो डायरेक्ट आपका आ जाएगा न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में, ठीक है। तो शियर स्ट्रेस के लिए वैल्यू होती है, शियर स्ट्रेस शुड नॉट बी मोर देन 2 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है, इतने से ज्यादा नहीं, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, ठीक है। तो इसमें तो एक बार देखना है, इनकी वैल्यू याद होनी चाहिए। देखो जनरल जो भी क्वेश्चन आता है अभी मैं दिखाऊंगा आरसीसी से क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है। ये सब तो आपका वो पूछ रहा है, द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन द कंक्रीट ऑफ द रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम इज, चलो ये बता दो फटाफट, मैक्सिमम शियर कितना होना चाहिए, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन द कंक्रीट ऑफ द आरसीसी कंक्रीट बीम में कितना होना चाहिए, ये डायरेक्ट फॉर्मूले हैं। डायरेक्ट टाउ इज इक्वल टू वी अपॉन बीजेडी था, ठीक है। तो वी अभी मैंने शेयर फोर्स आप लोग को करवाया नहीं है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। शेयर फोर्स मैं नेक्स्ट क्लास में शेयर फोर्स आपको करवा दूंगा, और देख लें और इसमें क्वेश्चन डेवलपमेंट लेंथ और ये चीज जो अभी लिखी थी ना, वो सब बची हुई है, करवानी है। मैं सोचा और हो जाएंगे। देखो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू आईएस 456, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन जो भी आएगा अकॉर्डिंग टू द कोड आएगा, तो कोड इसलिए आपको एक बार पढ़ना है, ठीक है। कोड शुरुआत में मैंने बोला था एक बार रीडिंग डालो, ठीक है, रीडिंग करोगे। देखो अब इस तरीके की रेनफोर्समेंट भी होती है, साइड रेनफोर्समेंट, ये सब शियर को रोकने के लिए, ठीक है, साइड रेनफोर्समेंट भी प्रोवाइड की जाती है, और ये वर्टिकल शियर रेनफोर्समेंट हो गई। आप देखना जब पूरी ना वो बनते हैं ना स्लैब स्लैब, तो पूरी जाली बनाई जाती है, पूरे स्टील स्टील स्टील, पहले आपने देखा होगा पूरा स्टील लगा दिया है, उसके बाद अभी मैं रुक जाओ कुछ फिगर्स भी दिखाता हूँ, ठीक है, तो क्लियर होगा क्या क्या चीज होती है। अभी तो हमने सिर्फ बीम देखा है ना, और भी अभी बीम स्लैब अभी देखना है, ठीक है, तो उनके ज्यादा क्लियर होंगे। अभी रुक जाओ, मैं जो जो पढ़ा दिए है ना उनके कुछ क्वेश्चंस किए थे ना आपने क्वेश्चन अंकिता, ये तो स्लैब स्लैब आ गया, अभी स्लैब मैंने पढ़ाया नहीं, क्वेश्चन उसके प्रोग्राम सब कुछ आईएस कोड से ही है, बिना आईएस कोड के तो कुछ है ही नहीं, मतलब जो भी क्वेश्चन आएंगे दैट इज फ्रॉम आईएस कोड। अब देखो जो पढ़े हुए हो ना, उसका जो अभी आपने पढ़ा उसी से क्वेश्चंस। चलो, एन आरसीसी कैन हैव मैक्सिमम टेंशन इन्फोर्समेंट कितना होना चाहिए, ये तो पता है, बताया नहीं, बता तुक्का मारो चलो।
ए बी सी, जल्दी फटाफट कर देगा। ए परसेंट में से होगा, चलो दो ऑप्शन दीजिए, दो में से तुक्का लगाओ। अभी भी नहीं लग रहा। याद कर लो, टेंशन इन्फोर्समेंट हमेशा कितना होगा, दैट विल बी 4%। ठीक है, 4% ऑफ द बीडी। बीडी क्या है, क्रॉस सेक्शन। डी बताओगी कृतिका क्या है, कैपिटल डी क्या है, पता ही नहीं है। ओवरऑल डेप्थ, याद करो ओवरऑल डेप्थ जो बीम की बताई थी, पूरा लेते थे, क्लियर कवर हटा दोगे तो इफेक्टिव डेप्थ आ जाएगी, है ना। नेक्स्ट ये तो बता सकते हो पक्का, ये लिखा ही हुआ है। मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस फॉर अ बीम विद 415 बार्स इन लिमिट स्टेट मेथड। लिमिट स्टेट मेथड में 415 के लिए कितना होता है, याद होना चाहिए कृतिका, ये सब तीनों चीजें याद होंगी तीनों के लिए। 415 के लिए कितना होगा, 500 के लिए कितना होगा, और 250 के लिए कितना होगा। ठीक है, 500 के लिए 0.46 डी, 415 के लिए 0.53 डी, और उसके लिए होता है 0.48 डी। इसके लिए 250 के लिए 0.53, 500 के लिए 0.46, तो 415 के लिए कितना, अब तो बता दो, दो तो बता ही दिए। 0.48 डी बी 0.48। ठीक है, याद कर लो। देखो ये टेबल आपने लगा हुआ है, कृतिका टेबल देखो, 250 के लिए 0.53, 415 के लिए 48, 500 के लिए 0.46। एक बार कोड देख लेना है, कोड देख लोगे ना, सब कुछ कोड में है, मेरे कहने से नहीं, कोड एक बार खोल के देखोगे ना, उसमें डेप्थ भी दी हुई है, सब कुछ दिया हुआ है। नेक्स्ट इज और, अब ये बता दो फटाफट से अब कृतिका के लिए, तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर याद है, ये इतनी बार याद करवा दिया, अब गलत नहीं होना चाहिए। हाँ 0.15 ऑप्शन में ही नहीं है, 15 कर रही है, सही है अंकिता, याद है। स्टील के लिए कितना होता है, 1.15 के लिए, 15 किसके लिए बताया था मैंने, आंसर इज 1.5, स्टील के लिए 1.15 बताया था, ये देख लो, कॉपी देख लो। इससे पूछ लो, देखो क्यों बताया था, रीजन भी बताया था कृतिका इसका, व्हाट इज द रीजन, स्टील का कम क्यों है, ये तो याद होगा अंकिता। कंक्रीट का ज्यादा क्यों है, स्टील का कम क्यों है, यार अब ये याद नहीं है तो फिर बताओ। इंटरव्यू को मैंने ये भी बताया था, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है। पता याददाश्त इतनी कमजोर कैसे, बार बार मैं बताता हूँ ये चीज, मैं देखो अगर नहीं बताया होता तो मैं बोलता। याद आ रहा है, स्टील हम लोग कहाँ पे कंस्ट्रक्ट करते हैं, अपने कंट्रोल्ड कंडीशंस में, फैक्ट्री के अंदर स्टील कंस्ट्रक्ट हो रही है, जबकि कंक्रीट इज इन ओपन एटमॉस्फेयर, तो वहां पे कंट्रोल करना इज डिफिकल्ट, इसलिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर को ही बढ़ा दिया हमने, ताकि वहां पे गलती होने की चांसेस ज्यादा है। क्लियर, तो क्या होगा हमारा, याद रखना, जब भी 1.15 और 1.5 में जब डाउट हो, तो स्टील इज हमारा बहुत केयर से, वैसे देखो स्टील महंगा भी है, ठीक है, तो स्टील का हम जब केयर और कंसर्न जब अपनी फैक्ट्री में कर रहे हैं, तो टेम्परेचर इज इन आवर कंडीशन, हम जो चाहे टेम्परेचर कर सकते हैं, ठीक है, तो वहां पे पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कम चल जाएगा। लेकिन इन केस ऑफ कंक्रीट जब हम ओपन एटमॉस्फेयर में कर रहे हैं तो बहुत। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन तो बता दो, अब ये भी ऊपर करवाया, द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर कंक्रीट एंड स्टील रिस्पेक्टिवली, है ना कृतिका, रिस्पेक्टिवली पूछे, कई बार गलती हो जाती है, अगर पहला ऑप्शन देते 1.15 एंड 1.5 तो वहां पे डाउट हो जाए आधे बच्चों को, तो रिस्पेक्टिवली याद रखना है, पहला हमेशा कंक्रीट के लिए आएगा, दूसरा स्टील के लिए। देखो ये क्लॉज में पूरा बताया हुआ है, फॉर कंक्रीट एंड स्टील शुड बी टेकन इन दिस व्हेन असेसिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रक्चर ऑन स्ट्रक्चरल मेंबर्स एम्प्लॉइंग द लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। नेक्स्ट, अब ये बता दो मुझे फटाफट, जिसमें अच्छे से पढ़ाया था, शेप ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कंक्रीट as prescribed by IS 456 is rectangular, parabolic, rectangular, parabolic। का मत मारा करो, मतलब देख के क्वेश्चन पढ़ो पहले। द शेप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कंक्रीट का पूछा है, कंक्रीट का पूछा है, ठीक है। अभी ऊपर डिराइव कराया था हमने, सर कैसे कराया था,
स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कुछ याद है? पहली बार हमने सबसे पहले स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ा था, लेकिन किसका पढ़ा था कृतिका? वेरी गुड। तो ये कंक्रीट का पूछ रहा है, क्या हो सकता है अंकिता? मैं बताऊं? हर्षिता का 2 है। हर्षिता सी बोल रही है सर। तो सी बोल रही है हर्षिता। सही है उसका, हम लोग का भी सी है। क्यों हो रहा है, रीजन पता है? देखो उसको डिराइव करके बताया है, ये वाला फिगर मैंने अच्छे से दिखाया था, याद करो अंकिता, कृतिका भी शायद क्लास में होगी। सबसे पहले हम जो कर्व ड्रॉ करते थे एफसी के फॉर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, इस तरीके का कर्व आता था, लेकिन उसमें हम क्या लगाते थे? वी विल प्रोवाइड द स्ट्रेंथ 2/3 दैट इज 0.67। ठीक है, उसके बाद भी हम क्या करते थे? पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से डिवाइड करते थे, उसके बाद हम इस कर्व को बोलते थे दिस इज द फाइनल कर्व, दिस इज द शेप ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ठीक है, पहले हमने 2/3 किया पहले सेफ्टी के लिए। ठीक है, क्या हुआ ना, सिंपल सी बात सोचो, स्ट्रेन कर रहा है कंक्रीट का, ठीक है, हम उसकी एग्जैक्ट वैल्यू ना लेके उस पर हम पहले करेक्शन लगाएंगे 2/3 का, दैट इज 0.67। अब 0.67 स्ट्रेंथ को लेंगे, दैट इज एफसी के, उसमें भी हम पार्शियल सेफ्टी फैक्टर लगा रहे हैं ताकि हमारा स्ट्रेंथ को वो क्या करे? लिमिट कर दे। दिस इज नोन एज लिमिट स्टेट मेथड, तभी तो हमें एक्चुअल वैल्यू मिल रही है। और मैंने ये वैल्यू भी बताई थी 0.0035 मैक्सिमम स्ट्रेन और 0.002 हमारा एक स्ट्रेन आता था। आगे बढ़ूं, चलो ये कौन बताएगा? द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन द एक्चुअल स्ट्रक्चर इज टेकन एज, अभी अभी जिसने ऊपर वाला सुना ना वो सही बता देगा। द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इन द एक्चुअल स्ट्रक्चर इज टेकन एज, एक्चुअल स्ट्रक्चर में कितना लोगे? एफसी के 0.85, 0.67, 0.447। सर डी ध्यान से सुन नहीं रहे हो तुम लोग तो इसलिए तो फिर 0.447। 0.67 एफसी के ऊपर दिखाया था ना, यहाँ पे 2/3 को हमने किया पॉइंट्स है। नहीं देखो आने दिए क्वेश्चन, देखो पढ़ रहे हो तो फिर अच्छे से। चलो ये वाला उसी फिगर से आ जाएगा, लिमिट स्टेट ये वाला मैंने निकालना सिखाया था। कृतिका एक बार फिगर देखना, जो ये फिगर बनवाया ना लिमिट स्टेट के, उसमें ये सारी चीजें बताई थी जब सॉल्व करवाया था। तो दिस इज द सी आंसर इज 0.002 प्लस एफ वाई अपॉन 0.87 ES। ठीक है, और ये सी नहीं आएगा, डी आएगा। 0.87 ऊपर आना चाहिए था, लेकिन दैट इज 1.15। ठीक है, ये वाला फिगर देखो, अरे अंकिता सॉरी कृतिका, फिगर दिख रहा है इसमें? पीपीटी बहुत छोटा, ये कौन सा डायग्राम है? चलो ये बता दो अंकिता, ये कौन सा डायग्राम है? सेक्शन के बगल वाला कौन सा डायग्राम है? स्ट्रेन डायग्राम। ठीक है, ये यही फिगर की बात कर रहा हूँ। ये फिगर अगर क्लियर है, देखो मैक्सिमम स्ट्रेन कितना आ रहा है इन कंक्रीट, दैट इज 0.0035। ठीक है, और हमारा टेंशन में कितना आ रहा है? मैक्सिमम इज 0.87 FY अपॉन ES प्लस 0.002। ठीक है, तो 1 डिवाइड बाई 0.87 कितना हो जाता है? 1.15 हो जाता है। तो इसने इसको कन्वर्ट करके दे दिया है बस। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देना है। ऊपर वाला फिगर था स्ट्रेस डायग्राम था वो, ये बताओ फटाफट, ये तो कृतिका बता देगी, मुझे पता है। अकॉर्डिंग टू द IS 456 द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द स्ट्रेस ब्लॉक फॉर बैलेंस सेक्शन ऑफ द बीम इज इफेक्टिव डेप्थ D यूजिंग स्टील FY 250। अभी अभी ऊपर क्वेश्चन दिया था, बस याद करवाया था ना, 250 के लिए कितना होगा? अभी अभी पढ़ रहे थे, बताओ। अभी ऊपर वाली चीज याद नहीं है, उससे मत पूछो, खुद तुक्का लगाओ। अभी देखो 415 के लिए, वेरी गुड, सही है अंकिता। 0.48 किसके लिए याद रखो? 415 के लिए याद रखो 0.48। ठीक है, 250 के लिए 0.53 है। अंकिता क्या हुआ? देखो सामने देखो, ओवर हो गया क्या? अब ये तो रिवीजन हो रहा है एक बार। 250 के लिए 0.53। ठीक है, देखो जो टाइम दिया था 11 बजे छोड़ दूंगा तो छोड़ दूंगा। 415 0.48, 500 0.46। 13 मिनट है, 13 मिनट में ये स्लाइड 94 पेज की खत्म करनी है। द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इज डिफाइंड एज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बिलो दैट नॉट मोर देन। फटाफट बताओ, ये बताओ। अब तुम लोग देर कर रहे हो, मैं तो तुरंत तुरंत बता दूं, मेरे को ही करना है, मैं ही क्वेश्चन रिवाइज कर लूं। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को डिफाइन करते 3 बार मैंने बताया है।
वेरी गुड, ठीक है। 5% आया है, 95% आया, तो ध्यान रखना है क्या बोल रहे हैं, नॉट मोर देन, और वो मॉडुलस ऑफ एसिडिटी ऑफ कंक्रीट अभी करवाया है, फटाफट कृतिका तुमसे ही पूछा था। मॉडुलस ऑफ एसिडिटी देखो, मेरा क्वेश्चन सुना करो, इतना पढ़ा मत करो सीधा। ईसी इज इक्वल टू, अभी भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, 25,000, 5,000 अंडर रूट एफ सी के। ये लोड वाला है, जो याद है कॉम्बिनेशन एक बार करवा रहा था मैं, कोड में दिखाई दे लोड, अगर कौन कौन से लोड के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड। याद आ रहा नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। टेबल दी, हाँ टेबल के हिसाब से ये क्वेश्चन पूछा, ये रहा, ये होगा 0.9, 0.5, ये थोड़ा सा देख लेना है ना, कोड वोड का 1.5, 1.5 किसके लिए होगा, डेड लोड, लाइव लोड और विंड लोड के लिए। मैंने बताई थी वर्स्ट कंडीशन क्या क्या हो सकती है, ये बताओ। इन लिमिट स्टेट ऑफ द कोलैप्स फॉर डायरेक्ट कंप्रेशन द मैक्सिमम एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेन, ध्यान रखना क्वेश्चन क्या पूछा है, मैक्सिमम एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेन कितना हो सकता है। अभी अभी आपने देखा था, अधिकतर लोग यही लगाएंगे, लेकिन गलत होगा आंसर। सही है अंकिता? मेरे हिसाब से भी सी होगा, है ना? अंकिता बताओ, क्वेश्चन पढ़ो फिर से। द मैक्सिमम एक्सियल कंप्रेसिव, पक्का? गलत हो गया ना, दैट इज फॉर बेंडिंग, ठीक है। बेंडिंग के केस में, एक्सियल कंप्रेशन के केस में 0.002, यही गलती होती है, छोटी सी गलती, एक वर्ड की गलती वो हो जाए। चलो अब ये बता दो, ये तो बता दो कि टोटल श्रिंकेज स्ट्रेन दैट इज 0.003, याद कर लो ये तो। वो ये कोड में दिया हुआ है, कोड का वो कोड किया हुआ है ना, सब कुछ कोड का है, कोड के बिना इसमें क्वेश्चन नहीं आता। माइल्ड स्टील के लिए आरसीसी स्ट्रक्चर के लिए कौन सा कोड होता है, IS 432, याद कर लो, ठीक है। चलो अब आ जाओ, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, परसेंटेज ऑफ द स्टील फॉर द बैलेंस। चलो ये छोड़ो, क्वेश्चंस देख लेना, ये सारी पीडीएफ मैंने डाल रखी है, लेकिन आप लोग अब देखते ही नहीं हो, तो अब क्या बोला जाए, सारी पीडीएफ मैंने डाल रखी है, खोल के एक बार देखना तो है, देखते भी नहीं हो और फिर हंसी भी आ रही है। चलो फटाफट ये बताओ, कृतिका से क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर द कंक्रीट एंड स्टील। क्वेश्चन पढ़ो और समझ में आ रहा है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कंक्रीट के लिए कितना है 1.5, स्टील के लिए कितना है 1.15। क्या रीजन है? बिकॉज लगा हुआ है, समझ में आया मैंने जो बताया था, द कंट्रोल ऑफ द ऑन द क्वालिटी ऑफ द कंक्रीट इज नॉट एज गुड एज दैट ऑफ द स्टील। क्लियर? अब कभी भूलोगे, देखो क्वेश्चन ही डायरेक्ट आ गया। चलो फटाफट, द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट टू बी यूज्ड इन द डिजाइन ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट मेंबर इज, हिंट देने के लिए देखो सब लगे हुए हैं, दो चीज लगी हुई है, ऊपर के दो में डाउट नहीं है, नीचे के दो में डाउट होगा, है ना? डाउट ही नहीं है, CD पक्का? गलत जवाब। अब पूछा है टेंसाइल स्ट्रेंथ, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ नहीं पूछा आपसे, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ इज 0.7 √ FC के। ध्यान रखो वर्ड क्या पूछा है, टेंसाइल स्ट्रेंथ। कंक्रीट अगर टेंशन में अच्छा होता तो क्या वो टेंसाइल फोर्स नहीं ले लेता, ठीक है। और वो भी डिजाइन आरसीसी में पूछ रहा है, तो आरसीसी के लिए जब भी आप पूछा जाएगा टेंशन फोर्स तो 0। चलो इसका बता दो फटाफट, द अलाउएबल टेंसाइल स्ट्रेस इन हाई यील्ड स्ट्रेंथ, HYSD की बात कर रहा है, कितनी होती है स्टेडअप्स यूज्ड इन रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट? तो बताएगा 230। ये सब टेबल का कमाल है, टेबल दिया हुआ है, देखो ये टेबल दिखा रहा था ना मैं, ये टेबल मैंने दिखाया था, याद करो। 140, 130, 130, 130, मैंने बताया 230, 230 कैसे आ रहा है ना, ये टेबल याद रखना, टेबल पे ही क्वेश्चन आते हैं। चलो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ गया, ये क्वेश्चन तो कर लो भी, कौन बताएगा मुझे? हर्षिता बता देती है वाला क्वेश्चन, ये अंकिता याद है तुम्हारा गलत हुआ था एक बार। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज द रेशियो ऑफ yield stress to working stress. दिख नहीं रहा आंसर है ना नीचे, इसलिए Yield stress to working stress. चलो हाँ वो दिख नहीं रहा, वर्किंग स्ट्रेस, ठीक है। ध्यान रखना ये सब, देखो पढ़ोगे तो सारी चीजें क्लियर होंगी।
फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील एज कंपेयर टू द कंक्रीट इज, अब ये बता दो कृतिका, एक ही चीज पे कितने क्वेश्चन आ गए? हायर होगी, लोअर होगी, क्या होगी? पक्का? चलो ये सब लोड से आ गए। डेड लोड इंक्लूड सेल्फ वेट ऑफ द स्ट्रक्चर एंड सुपर इम्पोज लोड्स आर परमानेंटली अटैच्ड टू द स्ट्रक्चर। डेड लोड्स चेंज देयर पोजीशन एंड वेरी इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, डेड लोड्स आर नोन इन द बिगिनिंग ऑफ द डिजाइन। बताओ, क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, सुना ही नहीं। याद है लोड पढ़ाया था मैंने, याद है कृतिका? डेड लोड, लाइव लोड, क्या होता था डेड लोड? तुम्हारा लोड क्या है? डेड लोड है, लाइव लोड है पक्का। तो वही वो बोल रहा है, डेड लोड इंक्लूड सेल्फ वेट ऑफ द स्ट्रक्चर होता है एंड सुपर इम्पोज लोड परमानेंटली अटैच टू द स्ट्रक्चर होता है। डेड लोड चेंज देयर पोजीशन, तो गलत हो गया। डेड लोड्स आर नोन इन द बिगिनिंग ऑफ द डिजाइन। स्ट्रक्चर जब बना रहे हो उससे पहले आपको डेड लोड पता है कितना आएगा? नहीं, क्योंकि कंक्रीट भी स्ट्रेंथ गेन कर रहा है ना, तो लोड बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये भी नहीं पता होता। फर्स्ट वन इज द आंसर। चलो अच्छा क्वेश्चन आ गया। इन अ सिंगल रेनफोर्स बीम इफ द परमिसिबल स्ट्रेस इन द कंक्रीट which is earlier than in the steel, the beam section is called। फटाफट। पक्का पक्का मार रहे हो? कैसे ओवर एनफोर्स्ड? फेल कहाँ? फेल तो वर्ड ही नहीं लिखा। समझ में आया कैसे? तुक्का मारा है वो। लाइव लोड बताओ। लाइव लोड वेरीज इन मैग्नीट्यूड, वेरीज इन पोजीशन, इज एक्सप्रेस इन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बोथ ए एंड बी। क्या? पक्का? Axial strength of the concrete is determined as modulus of rigidity, modulus of rupture, modulus of porosity, modulus of elasticity। modulus of rupture नहीं। Axial strength को ही modulus of rupture बोलते हैं। ठीक है, the effect of creep on the modular ratio ही बता रखा था, creep से क्या होगा। ठीक है, creep याद आ रहा है? creep क्या था, याद है? हाँ, परमानेंट डिफॉर्मेशन। लेकिन यहाँ पे केस में दूसरा होता था, EC इज इक्वल टू 5, तो ES अपॉन EC है ना, सॉरी मॉडुलर रेशियो जिसका हम यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? द इफेक्ट ऑफ द क्रीप ऑन द मॉडुलर रेशियो क्या होता है? इफेक्ट ऑफ द क्रीप, अगर क्रीप डिक्रीज करेगा तो वो मॉडुलर रेशियो इंक्रीज करेगा। फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? स्क्वायर रूट ऑफ द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, है ना, 0.7 अंडर रूट एफसी के। फॉर्मूले याद रखें। देखो फॉर्मूले पे पूछेगा, सबसे आसान है आरसीसी। पता है क्यों? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए कम से कम आपको, अगर आपने एक बार पढ़ रखा है ना, तो आप क्वेश्चन लगा सकते हो। क्या पूछ रहा है? फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछ रहा है बस। ठीक है, तो इसलिए, और आईएएस कोड से ही पूछेगा, तो ऐसा नहीं है। लेकिन थोड़ा सा डिजाइन में थोड़ा सा दिमाग लगाना है। बाकी वैसे तो उसको डिजाइन ही तो पसंद है, डिजाइन स्टूडियो बहुत अच्छा लगता है ना। फिर देखा IS 456 फ्लेक्सर स्ट्रेंथ क्या आएगा? 0.7 अंडर एफसी के। 50 का 49 मान लो, 7 7 4.9। इसके से ऊपर से जा रहा है। 3 मिनट है आपके पास। The allowable stress to which a structural member can be subjected, that is working and permissible both। ठीक है, और M20 grade of concrete the maximum shear stress कितना हो सकता है? मेरे हिसाब से 2 पॉइंट नहीं कर पड़ेगा। M20 ग्रेड है ना, shear stress, एक मिनट देखना पड़ेगा, 2.8 होना चाहिए। इसका पूरा टेबल है। ठीक है, 2.8 है। ठीक है, इसका ये टेबल दिया हुआ है। टेबल याद करो। टाउसी मैक्स कितना होना चाहिए? M15 के लिए 2.5, 20 के लिए 2.8, 25 के लिए 3.1 है ना। चलो ये अच्छा क्वेश्चन है। इन सिगली रेनफोर्समेंट स्टील रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इन टेंसाइल जोन, कंप्रेसिव जोन, बोथ, न्यूट्रल। पक्का कृतिका?
क्यों नहीं कंप्रेसिव जोन में दे देते हैं? ये कृतिका आखिरी के 2 मिनट दिमाग ज्यादा काम करना चाहिए, पता है? बताओ हम लोग कितने, आखिरी के 13 मिनट थे ना, 13 मिनट में हमने कितने 32 क्वेश्चन लिख दिए। डीप बीम्स आर डिजाइन फॉर बेंडिंग मोमेंट। ये देखो ना, सेक्शन मॉडल्स वाला फॉर्मूला, दैट इज आई एन ए वाई मैक्स। जब भी डीप बीम बनाओगे तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ज्यादा आ रहा होगा इसलिए, ठीक है? चलो, इन आरसीसी बीम एज द परसेंटेज एरिया ऑफ द टेंसाइल स्टील इंक्रीजेज, जैसे जैसे इंक्रीज होगा डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस इंक्रीज होगी, डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस डिक्रीज होगी, डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस डज नॉट चेंज, लीवर आर्म इंक्रीजेज। बताओ क्या होगा? दिमाग वाला क्वेश्चन है। कुछ होगा, कुछ होगा कैसे? हाँ बिल्कुल, टेंसाइल समझ में आ रहा है कृतिका? नहीं आ रहा ऊपर से, अब रहने दिया जाए। नहीं समझ आया सर, ये कैसे होगा? चलो देखते तो होंगे तुम। चलो अब रहने दो, फिर हो गया 59, 1 मिनट तो बाद। चलो अब ये चीज मैं फिर से पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो, ये वाली चीज मैं बताऊंगा अभी क्या क्या हो गया आपका। कॉलम वॉलम शुरू करेंगे फिर बताएंगे। चलो आज के लिए, अब आज का टास्क है, देखो अब आपको 1 हफ्ते मिल रहे हैं, या फिर अगर मान लो कुछ लॉकडाउन वॉकडाउन भी लग गया तो अब ये काम है, अगले क्लास में मुझे सब लोग पूरा पहले का रिवाइज करके मिलोगे, ठीक है? पूरा अभी तक का, हाँ, फर्स्ट टू 5 मॉड्यूल या इतना भी तेजी से नहीं।